नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। फिटजी का धोखा और अब छात्रों का क्या होगा। देश में सबसे ज्यादा फलने फूलने वाले धंधों में से एक है कोचिंग का धंधा। गला काट कंपटीशन में देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की अंधी दौड़ में हर साल देश के लाखों बच्चे और साथ में उनके माता पिता उतरते हैं। लाखों रुपए की मोटी फीस देकर बड़े बड़े सपने दिखाने वाले कोर्सेज में दाखिला होता है। जब परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो देश के बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर टॉप करने वाले छात्रों की फोटो छापी जाती है, ताकि उन्हें देखकर फिर नए छात्रों को लगे कि बस यहाँ एडमिशन हो गया तो अपना भी काम बन गया। ऐसे में हर बच्चे को कामयाबी मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सपने देखने का और कोशिश करने का हक सबको है, इसलिए ज़्यादा हल्ला नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे कोचिंग सेंटर एडमिशन लेने के बाद अचानक से रातों रात बंद हो जाए तो हल्ला मचेगा ही। मामला है देश के ऐसे ही एक जाने माने कोचिंग सेंटर फिटजी का, जो लगभग 30 साल से ज़्यादा पुराना है और जहां नए साल की शुरुआत से ही गड़बड़ी की खबरें आना शुरू हो गई थी। और अभी जनवरी खत्म भी नहीं हुआ है कि फिटजी के लगभग सभी सेंटर्स पर ताले लटक गए। हजारों छात्रों और उनके माता पिता इस समय असमंजस में हैं, परेशान हैं कि अब क्या होगा। जी की परीक्षा चल रही है और आगे उसके अगले राउंड्स होने हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य और लाखों रुपए की फीस दोनों दांव पर लग गए हैं। लोग परेशान हैं कि अब क्या करें, आगे कहां जाएं, किससे शिकायत करें, पर कोई साफ जवाब नहीं है। ढेर सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। कार्यक्रम में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सीबी शर्मा, कैरियर पॉइंट कोटा के सीएमडी प्रमोद महेश्वरी जी और एक अभिभावक नीरज कुमार, जिनके साथ ये घटना घटी है। उनके भी 2 बच्चे इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे और अब उनके भी मन में यही सारे ढेर सारे सवाल है। तो नीरज, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई कि आपके दोनों बच्चों को रातों रात पता चला कि अब उनके कोचिंग सेंटर यानी फिटजी जिस सेंटर में वो जाते थे अब वहाँ नहीं जा पाएंगे? क्या उनसे कहा गया, क्या विकल्प उन्हें दिए गए, बताइए सब कुछ। सबसे पहले तो कोई विकल्प नहीं दिए गए। फिटजी के तरफ से कोई कम्युनिकेशन मीन्स ज़ीरो कम्युनिकेशन है, नो कम्युनिकेशन। अब मीडिया में ही मैंने देखा है कि एक स्टेटमेंट फिटजी की तरफ से सर्कुलेट किया गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि विल रीओपन द सेंटर्स विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम। अब ये रीजनेबल टाइम फ्रेम क्या है, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। पिछले कुछ समय से जब जानकारियाँ आ रही थी कि फिटजी के कुछ सेंटर्स बंद हो रहे हैं अलग अलग शहरों में, तो एक अभिभावक के तौर पे हमें भी चिंताएं हुई और भी कुछ अभिभावकों को ये चिंता हुई। हमारे दोनों बच्चे फिटजी के नोएडा सेंटर 62 में है, वहाँ अपना दाखिला करवाए थे हमने उनके। तो हम उनके पास गए और उनके मैनेजमेंट से पूछा कि ऐसी ऐसी बातें आ रही है जानकारी में कि फिटजी के सेंटर्स बंद हो रहे हैं, तो आप लोग ऐसा तो कुछ ऐसी तो कोई जानकारी यहाँ के बारे में नहीं है। तो हमें बड़े अच्छे से काउंसिल किया गया, बताया गया कि नहीं ये र्यूमर्स हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे ही दोस्त के बच्चे गुड़गांव सेंटर या गाज़ियाबाद सेंटर में पढ़ते थे, उनके फ़ोन्स आए कि उनके बच्चों के सेंटर्स बंद हो गए अचानक से। और सैटरडे को हमें, लास्ट सैटरडे जो पीछे बीता है उसके पिछले सैटरडे को हमें एक मैसेज ग्रुप में सर्कुलेट किया गया और बताया गया कि देयर इज़ नो वरी अबाउट एनीथिंग, फिटजी इज़ रनिंग फाइन, 62 सेंटर विल रन स्मूथली, डोंट वरी, डोंट पे अटेंशन ऑन एनी र्यूमर्स। तो इस मैसेज ने हमें और रीएश्योर किया अभिभावक के तौर पे। लेकिन सोमवार और मंगलवार की स्थिति बदलती चली गई, एक एक दिन में स्थितियां बहुत तेजी से बदली और फिटजी के सेंटर पे कोई बताने वाला कुछ नहीं था। सोमवार के बाद कोई क्लासेस नहीं हुए, 2 गार्ड्स खड़े थे और मैनेजमेंट से, एकेडमिक मैनेजमेंट करने वाले लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं हो पाया, कोई नहीं थे। अचानक से हमें ये कहा गया गार्ड के द्वारा कि यहाँ से सारे टीचर छोड़ के आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए। बाद में हमें आकाश से एक अप्रोच हुआ कि हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है, आप अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं और जो भी मॉडलिटीज़ होगी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बच्चों के क्लासेस चलने दीजिए। लेकिन इसमें बात ये आती है
कि अचानक से लाखों लाख रुपए जो हम एक मिडिल क्लास लोग जो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत करके कमाते हैं, बड़े सपने पालना चाहते हैं, अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए फिटजी जैसे ब्रांड के साथ हम जाके अपना पैसा चुकाते हैं उनको, हम ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते कि उनका बैलेंस शीट क्या है, उनका घाटा है, फ़ायदा है, हमें नहीं पता। ये एज एन इनोसेंट पेरेंट हम कैसे जानेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन ये ज़रूर से अब समझ में आ रहा है कि चीज़ें बहुत गहरी तरीके से कुछ साजिशन या फंड का साइफन होना, साइफंड ऑफ किया जाना, हमें ऐसे जानकारी इधर उधर से आ रही है, पर सरकार उनकी एजेंसियां उसकी जांच पड़ताल करे। हमारे पास फिटजी के तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हमने अखबार में ही पढ़ा है कि वो अपने सेंटर्स को दोबारा खोलना चाहते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट फिटजी ने जारी किया है। पर अभिभावक के तौर पे बच्चे और अभिभावक दोनों बड़े ट्रॉमा में हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अचानक से ये वैसी बात हो गई कि बड़ी स्पीड में एक गाड़ी चल रही थी और अचानक से पता लगा कि आगे पटरी है ही नहीं। जी जी, मैं आपका दर्द नीरज जी समझ सकता हूँ। 2 बच्चे आपके, लाखों की फीस आपने भरी होगी, और बात फीस की तो एक है, लेकिन एग्ज़ाम के बीचों बीच, एग्ज़ाम के चलते में ऐसा घट जाए तो वाकई एक सदमे से कम नहीं है। प्रमोद माहेश्वरी जी, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि क्योंकि ये आप भी सेम चीज़ में हैं या आपका भी यही काम है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि एक ऐसा सेंटर जो कि 30 साल पुराना है, अचानक से उसके सारे टीचर छोड़ देते हैं, अचानक से वहाँ ताले लग जाते हैं, उनका जो ओनरशिप भी है वहाँ से कोई जवाब नहीं है। इनफैक्ट हम सुन रहे हैं हिंदुस्तान में नहीं, ऐसा क्या घट गया होगा, ऐसी क्या बात हो गई होगी? ये मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 30-35 सालों से कोचिंग का काम करता हूँ, और सामान्यतः जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो फीस लेते हैं वो तो एक तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि साल भर तक सर्विस देनी होती है। तो हम लोग जो बच्चों की फीस आती है, हम तो उसको फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं मंथली एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि फिटजी ने शायद वो नहीं करा और उनके मंथली एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सैलरी हो चाहे रेंट हो। और जब फैकल्टी को सैलरी नहीं मिला टाइम से, या वो शायद उनके कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, तो फैकल्टी का, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे इंस्टीट्यूशन को एक मौका मिल जाता है इस स्थिति में कि फैकल्टी को कोई भी ऑफर देकर वहाँ से पोचिंग कर लिया जाए, तो और क्योंकि फैकल्टी भी क्योंकि सफ़र तो कर ही रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई और फैकल्टी मूव कर गए, और फिर सेंटर के पास क्योंकि फंड नहीं है तो कोई नया फैकल्टी मेंबर भी वो नहीं ला सकते, तो विकल्प बचा नहीं और इसलिए सेंटर बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि इट्स ए कम्प्लीटली मिसमैनेजमेंट वाली सिचुएशन है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी है, इंटेंट भी हो सकता है कि, पर मुझे नहीं लगता कि इतना 30 साल पुराना कोई इंस्टीट्यूट का इंटेंट ये होगा कि किसी बच्चे के पैसे लेकर भाग जाना है। वो शायद मुझे नहीं लगता। इट इज अ मिसमैनेजमेंट एट द टॉप मैनेजमेंट और द सेंटर मैनेजमेंट लेवल। और दूसरा, कंपटीशन का जो एक पर्सपेक्टिव है जिसमें दूसरे इंस्टीट्यूट भी एक दूसरे के टीचर्स को कुछ न कुछ तरह का प्रलोभन देते रहते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट है। बट वो तभी ट्रिगर होता है जब आपके एग्जिस्टिंग सेंटर पर आपके जो कमिटमेंट है, सेंटर के कमिटमेंट, डेफिनेटली। हाँ, पोचिंग आप कह लीजिए या एक सेंटर से दूसरे सेंटर्स पे टीचर का जाना, ये कोई नई अलग बात नहीं है, रेगुलर होता रहता है, लेकिन उससे ऐसे रातों रात सेंटर बंद नहीं हो जाते। शर्मा जी, क्या ये क्लासिकल केस है, जैसे रियल एस्टेट में हम देखते हैं कि डेवलपर्स पैसा लेते हैं? पहले जब रेरा नहीं आया था उसके पहले ये होता था कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट में पैसा लिया, दूसरे में लगा दिया, वो प्रोजेक्ट चला नहीं चला, सब कुछ फंस गया। शायद मंशा वैसी भी ना होती हो, लेकिन एक बिजनेस का गलत आकलन कर लेना, गलत चीज़ें कर लेना, पैसे को कहीं और लगा देना, या पीछे और भी कोई चीज़ हो तो हम नहीं जानते। जैसा महेश्वरी जी कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट है, ये मोटे तौर पे तो यही दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी लगता है ऐसी कोई चीज़ हुई है या और कुछ? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा था इस पूरी चर्चा में, हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि ये कारोबार है। शिक्षा को आपने कारोबार बना दिया तो ये तो होना ही था। इसमें आमदनी और घाटा होना है, इसमें पढ़ाई और धर्म की बात तो है ही नहीं। हम जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, हम धर्म की बात करते हैं, कारोबार की बात नहीं करते हैं कभी भी। लेकिन आप 2 चीजों पर ध्यान दीजिए। सब लोग कह रहे हैं कि ये बिजनेस है, इसमें होता है, पोचिंग हो जाती है, टीचर को एक दूसरे चुराना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो आपने इसको बिजनेस बना दिया। तो पहली बात तो ये है कि देश के ध्यान में रख करके इस बिजनेस को रोकना चाहिए। दूसरी बात यह है, आप जो दिखा रहे हैं आंकड़ा,
58,000 करोड़ 2024 का आपके भारत सरकार का बजट क्या है? तो जिस कारोबार का बजट भारत सरकार के बजट को प्रतिद्वंदिता दे, कंपटीशन दे और उसको पीछे छोड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कौन सा कारोबार सफल होगा। सरकारी कारोबार तो होगा नहीं। तो आपने, सरकार ने जानबूझ करके छोड़ दिया है मार्केट फोर्सेस के हाथ में कि आप इसको चलाइए, और ऑब्वियसली कहीं कोई किकबैक भी होगा। ये बात आज तो हुई नहीं है, हम आज 20 साल से ये टीवी पर डिस्कस कर रहे हैं इस कारोबार के बारे में। क्यों? अभी आपने टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की, आपको याद होगा नेशनल नॉलेज कमीशन ने नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का रिकमेंडेशन दिया था। आप क्यों बना नहीं पाए? क्योंकि अगर वो बना देते तो आपके हाथ से निकल जाता। तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये, मैं कहना नहीं चाहिए कि जो सरकारी तंत्र है उसको अपने कब्जे में रखती है। मेरा सबसे पहले पूछना होगा कि क्यों स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी इस देश में नहीं है जो ये तय करे कि सरकार कितना फीस लेगी या प्राइवेट स्कूल कितना फीस लेंगे, और कोचिंग होगा कि नहीं होगा, कोचिंग होगा तो क्या फीस लेगा। ये आप नहीं बनाते हैं क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो प्राइवेट फोर्सेस हैं, वो सरकार से ज्यादा पावरफुल है। वो मंत्री बनवाते हैं और हटवाते हैं, सरकारें मंत्री नहीं बनाती हैं शिक्षा की। ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है। तो मैं ये कहूंगा कि आप क्यों परेशान हैं और क्यों ताज्जुब में हैं कि आज फिटजी ऐसा कर रहा है। ये तो बहुत सारे इंडस्ट्री करेंगे। जहां इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, जैसे स्टील इंडस्ट्री तय करती है कि मालिक कौन होगा, कौन बनेगा मंत्री स्टील का, तो वैसे ही वही तय करती है कि शिक्षा का मंत्री कौन होगा। मैं जानता हूं कि मैं बड़ी कड़ी बातें कह रहा हूं और बहुत लोगों को नागवार गुजरेगा, लेकिन सच्चाई यही है। शिक्षाविद होने के नाते मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, तो मुझे यही बोलना पड़ेगा। नहीं, कड़ी बात करने का वक्त आ भी गया है शर्मा जी, तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर नीरज जी और प्रमोद जी दोनों कुछ शायद आपकी बात पर एक टिप्पणी करना चाहते हैं, एक एक करके दोनों, फिर बात आगे जाएंगे। नीरज जी ने हाथ उठाया था। जी नीरज जी। मैं माहेश्वरी जी की बातों से असहमति जताता हूं पूरी तरीके से। सबसे पहले ये अगर उनका मिसमैनेजमेंट है तो ये उनका मिसमैनेजमेंट है। उसके लिए आप बच्चों को, छात्रों को बीच रास्ते मझधार में नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि इसकी कानूनी लड़ाई बहुत लंबी चले और उसमें वो महंगे महंगे वकील हमारे ही पेरेंट के द्वारा दिए गए पैसे से वो हायर कर लें और बेशर्मी से उनको डिफेंड भी किया जाए कोर्ट में। लेकिन जो अभिभावकों और बच्चों का लॉस है, उससे जो अगर धर्म की बात करें और कोई ईश्वरीय न्याय होता होगा तो उससे तो वो नहीं बचेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कोचिंग कर लेना, लेके चले जाना, अच्छी सैलरी देना, ये जब कॉरपोरेट और बाजार की बात होगी, शिक्षा अगर व्यापार है तो ये सब चीज़ें बहुत आम होगी। पहली बार नहीं हुआ है, शिक्षक छोड़ के दूसरे संस्थान ज्वाइन करते रहे होंगे। पर क्या इस प्रकार से होता है क्या कि सारे के सारे सेंटर्स पे आप ताला लगा दें? ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग जाएंगे। मैं ही नौकरी में अगर था, मैं 22 सालों तक अलग अलग चैनलों में कार्य किया हूँ। न्यूज़ 18 में भी मैंने 2004 से लेके 2012 तक कार्य किया। तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं दूसरे संस्थानों में चला गया। ये बहुत ऐसी दूसरी असामान्य सी बात है। लेकिन उन्होंने कैसे मैनेज किया, नहीं किया, उनके यहाँ CFO, CEO, ऑल इंडिया हेड, ये उस टाइप के लोग थे, कॉर्पोरेट सेंटर्स थे, वो कैसे मैनेज नहीं कर पाए, हमें तो जी ये सवाल है, हमारी नहीं है, ये तो उनका सवाल है। लेकिन फिटजी एज ए ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड था, हो सकता है आप उसको बचाने के लिए कोई क्राइसिस मैनेजमेंट की चीजें करते, लेकिन बच्चों को इस तरह से बीच में नहीं छोड़ते। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और ये जांच का विषय है। कई FIRs भी हुए हैं, देखते उसमें से क्या निकलेगा। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शर्मा जी की बात पर। बिल्कुल, मेरे पास 2 आंसर है। नीरज जी, मैं आपके जो क्वेश्चन है उससे बिल्कुल वाकिफ हूँ, आपके कंसर्न से वाकिफ हूँ। मैंने सिर्फ बोला था कि क्यों हुआ होगा, मैं कहीं डिफेंड नहीं कर रहा। आपको बाकायदा उसका एक्शन लेना चाहिए और जो सजा मिलनी चाहिए वो जरूर मिलनी चाहिए। शर्मा जी की बात को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्यों ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं? क्या हमारा स्कूल एजुकेशन इतना सक्षम है कि बच्चों को कोचिंग जाने से रोके? आप मार्केट फोर्सेस बोल रहे हैं, परंतु कोचिंग को आप क्रिटिसाइज जरूर करो, करिए। ये क्यों है? परंतु इसके लिए आपको पहले स्कूल शिक्षा पे मंथन करके उसमें अपना विचार दीजिए। हमारे स्कूल शिक्षा का जो कल्चर है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। चाहे सरकार कितना भी खर्चा करे, आपके जैसे इतने शिक्षाविद हैं, आज तक उसको सुधार नहीं पाए, तो वो सब इतने सालों से कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं स्कूल शिक्षा को अच्छा बनाया जाता?
क्यों नहीं बनाया जाता कि उसको पढ़कर ही बच्चा आईआईटी मेडिकल में जा सके? क्यों नहीं बनाया जाता कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि कोचिंग का अस्तित्व न रहे? ये क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए पहले कोचिंग के बारे में कमेंट करने से पहले, कि शिक्षा का हाल इस देश में क्या है, कौन बनाता है मिनिस्टर? कोचिंग बहुत छोटा सेक्शन है, पूरा सुन लीजिए मेरी बात को। कोचिंग पूरे एजुकेशन एक्सपेंस का 10% भी नहीं है। मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं 2 यूनिवर्सिटी पे सुनिए आप मेरी बात, मैं 2 यूनिवर्सिटी पे संभालता हूँ, 10% भी नहीं है कोचिंग। आज कॉलेजेस की हालत, यूनिवर्सिटीज की हालत है, आप जाकर देखिए कि उसमें सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, परंतु बैठने की चेयर नहीं है प्रोफेसर के पास। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो सारे शिक्षाविद जो डिसीजन ले रहे हैं, वो सब डिसीजन इसके लिए जिम्मेदार है। कोचिंग का अस्तित्व उन लोगों की वजह से है, न कि कोचिंग की वजह से। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल रहा है कि आप स्कूल में मत जाइए। स्कूल शिक्षा को जब तक नहीं सुधारा जाएगा, और उसके लिए आपको लेकिन यहाँ पर प्रमोद जी मुझे मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ब्रेक पे आके उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि देखिए, वो बात अपनी जगह सही हो सकती है कि स्कूली शिक्षा में कमी है, इसीलिए लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो इतने सालों से चल रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। मैंने शुरू में भी अपनी टिप्पणी में कहा कि सपने देखने का और उसके बाद कोशिश करने का हक तो सबको है। जितने बच्चे आपके यहाँ आते हैं उसमें से शायद 20 या 30% ही सक्सेसफुल हो पाते होंगे, 70 नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि सीट्स ही उतनी है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है तो क्या इसका कोई रेगुलेटर होना चाहिए, क्या कोई इसको देखने वाला होना चाहिए? और जब फिटजी जैसी घटना घटे तो फिर नीरज जी जैसे लोग कहाँ जाएंगे, कहां पे जाके सवाल पूछेंगे? ये बड़ा सवाल है। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बहुत महत्वपूर्ण ये 2-3 बातें होंगी, आप लोगों की टिप्पणी उस पर चाहेंगे। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा पे आज बात हो रही है फिटजी की, कि अगर उसने धोखा दिया है अब छात्रों का क्या होगा। ब्रेक से पहले हमने पूरी कहानी आपके सामने रखी और बड़े प्रश्न कुछ उठे कि देश में कोचिंग का कारोबार इतना बड़ा है लेकिन इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, इसको कोई रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देखने वाला कोई नहीं है। तो क्या अब एक बड़ा वक्त आ गया है कि इसे रेगुलेट करना चाहिए? हमारे तीनों मेहमान अपनी अपनी बात रख रहे हैं। शर्मा जी, आपके पास आता हूं। प्रमोद जी ने कुछ आपकी बात पर अपनी बात रखी, लेकिन क्या ये वक्त आ गया है कि अब ऐसी चीज के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बने? बिल्कुल, आज नहीं, बहुत साल पहले ही ये समय आ गया था कि रेगुलेटरी बॉडी बने। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जो कि रेगुलेट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार से बाहर, एटलीस्ट पेपर पर है। विद्यालय शिक्षा के लिए आपके पास ऐसी एक भी संस्था नहीं है, आपको ये करना ही चाहिए। आपका जो विद्यालय शिक्षा है वो सरकार से अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जो नेशनल नॉलेज कमीशन ने सलाह दिया था कि नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए, वो बनना ही चाहिए। कई राज्यों में बने हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के फीस रेगुलेट करते हैं, और वहां चीजें, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा मतलब रास्ते पर है। बिल्कुल बनना चाहिए। स्कूल एजुकेशन को एक स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी बना करके या स्कूल एजुकेशन कमीशन बना करके और सरकार से बाहर निकालना चाहिए। आज ये सरकार का अंग है, सरकारें तय करती हैं, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, तो उनसे बाहर करना चाहिए। ये राष्ट्र हित में है। तो आज की सरकार को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सरकारों के लिए मैं कह रहा हूं कि इसको सरकार के बाहर होना चाहिए। जो दूसरी बार कही जा रही है कि विद्यालयों को आप क्यों नहीं ठीक करते हैं, इसलिए कि सरकार का काम इस विद्यालय चलाना नहीं हो सकता है। कहीं दुनिया में सरकारें स्कूल नहीं चलाती हैं, भारत अकेला ऐसा या एक्सेप्शंस में होगा जहां की शिक्षा को सरकार स्वयं अपने हाथ में लेती है। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी चलाती है जो समझती है शिक्षा को। हमारे यहाँ कौन लोग चलाते हैं? सेक्रेटरी एजुकेशन। मुझे याद है एक फॉर्मर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि कोल माफिया अंडरग्राउंड है, एजुकेशन ओवरग्राउंड है, एजुकेशन माफिया अंडरग्राउंड है, और वो चलाती है, वो तय कराती है कि सीबीएसई का चेयरमैन कौन होगा और दूसरे एजेंसियों का। ये सेक्रेटरी एजुकेशन का स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं। तो आपको इससे चिंता होनी चाहिए और इसको निश्चित तौर पर ठीक करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिटजी के एग्जाम्पल से मैं बहुत अचंभित नहीं हूं, ऐसा होता रहा है। आपको याद होगा पिछले साल नीट का कांड हुआ था, और फिर मैंने ये कहा था
कौन सी संस्था कोर्ट गई थी? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कोर्ट गया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या लेना देना है वो कोर्ट क्यों गई थी कि रिजर्व सही के बात है। खिलाफ? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टेक था उसमें, बहुत हाई है। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं क्विकली अपने बाकी मेहमानों की राय लूंगा। प्रमोद जी, क्योंकि आप तो इसी बिजनेस से आते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात यहाँ दर्शकों को भी कहूँ और अपने बाकी मेहमानों को भी, आज हमने कई लोगों से बातचीत की कि वो कार्यक्रम में आए, अपनी राय रखें, और खासतौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट से सबने हमें मना किया, लेकिन प्रमोद जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि ये जाके सारे सवाल उनके एंड पर ही जाएंगे आज। हालांकि वो फिटजी नहीं है, वो फिटजी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट थिंग। लेकिन हाँ, सवाल थोड़े कड़े हैं और कड़ी चीज़ें होंगी भी। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि आपके इस सेक्टर को रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए? 100%। मेरा तो मानना है कि इस सेक्टर पे 100% रेगुलेशन आना चाहिए। इसके 2-3 कारण हैं। जैसे बहुत सारे कारणों में पहला कारण है कि आज टीचर फैकल्टी जो हैं छोड़कर चले गए। जितना इंस्टीट्यूशन, मैं इंस्टीट्यूशन को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, तो आप जो भी अदरवाइज मत लीजिएगा, पर अगर इंस्टीट्यूशन का कोई भी मिसमैनेजमेंट हो गया है, बट फैकल्टी मेंबर इस इंडस्ट्री में बहुत वेल पेड है, दे कैन सस्टेन फॉर 2-3 मंथ्स, बट दे शुड नॉट अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इस सेक्टर में कोई नोटिस पीरियड नहीं है, कोई भी ओवरनाइट जाकर दूसरे इंस्टीट्यूट पे चला जाता है, उसको रेगुलेट करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन में क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ को रेगुलेट करना चाहिए, फीस को भी कुछ हद तक रेगुलेट करना चाहिए, कम से कम फैसिलिटी और क्वालिटी से लिंक करना चाहिए। तो ये जरूर है कि इस सेक्टर में रेगुलेशन की बहुत सख्त जरूरत है। एक हेल्दी बने, बच्चों की जो जरूरत है उसको पूरा करे। जो कि कोचिंग है, ये शिक्षा नहीं है। मतलब बहुत से लोग इसको शिक्षा से जोड़ देते हैं। ये कोचिंग है जो किसी एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे। लेट इट बी ए कॉमर्शियल वेंचर बट रेगुलेटेड वन, ताकि इस तरह की घटना ना हो जिस तरह की, क्योंकि इसके बहुत सारे इंपैक्ट हैं। फीस का इशू है, पेरेंट्स का इशू है, बच्चों की पढ़ाई का, एग्जाम की तैयारी का इशू है, उनका साल खराब हो रहा है। तो रेगुलेशन की मुझे तो लगता है कि बहुत सख्त जरूरत है और वो इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। इसमें काफी टाइम से पहले हो जानी चाहिए, जैसे कि शर्मा जी ने कहा, होना चाहिए इसके अंदर। जी ठीक है। नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क दूंगा। जी भट्ट साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि शर्मा जी और माहेश्वरी जी के कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, और रेगुलेशन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। शर्मा जी भी कह रहे हैं और माहेश्वरी जी भी कह रहे हैं, और रेगुलेशन हुआ भी है पीछे। जैसे कि आपने रेरा का रेफरेंस दिया, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी तो वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, रियल एस्टेट में रेरा बनाया गया। उसी तरह से यहाँ भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो चीज़ों को देखे और उसे ठीक से रेगुलेट करे। मैं माहेश्वरी जी के इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ओवरनाइट कोई जाके कहीं ज्वाइन कर लेता है। जब भी आप किसी के यहाँ एम्प्लॉय बनते हैं, आप जॉब पाते हैं, तो वहाँ पे एक नोटिस पीरियड सर्व करने का एग्रीमेंट आप साइन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट का एक एग्रीमेंट होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट चला जाएगा और जब मर्जी चला जाएगा। उसको वो नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होने का एक डर रहता है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे, दोनों का दाखिला मैंने फिटजी में कराया। इसमें उन्होंने एक वेलकम लेटर देते हैं और पूरा डिटेल है, फ़ी जो पे किया हमने। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने पैसे तो पे कर दिए, हमें सर्विस नहीं मिली। एक और बात जो मैं आशंका जाहिर करता हूँ, जल्दी से ख़त्म करता हूँ अपनी बात को भट्ट साहब, इसमें जो पैसे हमने पे किए हैं 2,30,000 एक बच्चे के लिए और 65,000 दूसरे बच्चे के लिए, इसमें ये कॉलम बना के लिखा गया है कि हमने कितनी जीएसटी दी है उनको इसमें, लेकिन जीएसटी का कोई इनवॉइस नहीं दिया गया है। 18% के रेट से जीएसटी का चार्ज भी शो कर दिया गया है इसके अंदर। तो जीएसटी का इनवॉइस अगर नहीं दे रहा तो क्या ये इसमें जीएसटी का भी कोई घपला होगा? अगर जांच करे अथॉरिटी एजेंसी तो उसमें वो मामला भी निकलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से, बड़ी चीजें होंगी, वो जरूर से रेगुलेटरी अथॉरिटी लाएं जल्दी से जल्दी। कई बार दुर्भाग्य ये होता है कि घटना घटने के बाद ही हम उसका जब विश्लेषण करते हैं तो उसी में समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। नीरज जी जैसे और ना जाने कितने अभिभावक हैं जिनकी लाखों रुपए की फीस फंसी, वो तो ठीक है, लेकिन उनके बच्चों का जो भविष्य अधर में गया वो उससे भी बड़ी चिंता की बात है। क्या यहाँ एक रेगुलेटर अथॉरिटी की ज़रूरत है? एक रेगुलेटर की ज़रूरत है। हमारे सारे मेहमान कह रहे हैं एक सुर में कि हाँ है, बहुत पहले हो जाना चाहिए और ऐसा जो कि प्रभावी हो, लेकिन नहीं हुआ है तो अब उसको आना चाहिए।
चाहिए। दूसरा एक बड़ा मौलिक प्रश्न जो खुद महेश्वरी जी ने उठाया और सभी लोगों ने उठाया कि क्यों हैं ये डबल चीज़ें कि बच्चा एक ही दिन जिसमें 24 घंटे होते हैं, पहले उसमें 8-10 घंटे का स्कूल अटेंड करे, फिर उसके बाद 5-6 घंटे की कोचिंग अटेंड करे। दो चीज़ें क्यों? अभिभावक वहाँ भी लाखों रुपया दे और उसके बाद कोचिंग के लिए भी लाखों रुपया दे। तो क्या हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है पढ़ाई का, उसमें ही कहीं लेकुना है? क्या ये धंधा बन गया? और जैसा शर्मा जी ने कहा कि पूरी लॉबी है, पूरा माफिया है। कई बड़े सवाल हैं जो शायद हम आधे घंटे में तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आज फिटजी का जो एग्जाम्पल सामने आया, उससे पहले नीट की परीक्षा थी। पूरे ओवरहॉल की ज़रूरत है इस सिस्टम को, नहीं तो ऐसी घटनाएं घटेंगी और हम ऐसे ही बैठ के बहस करेंगे। पता नहीं कितने लोगों को उसमें नुकसान होगा, कितने बच्चों का भविष्य अधर में जाएगा, वो हम आकलन शायद लगा भी ना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। शायद आगे हम दोबारा इस पर बैठ के चर्चा करें, लेकिन आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।